हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड जो है एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा? तो देखिए 31 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है? तो देखिए 32 का होगा ए ऑप्शन, CO2। ठीक है, तो देखिए गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। 33 है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि तथा हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ स्थित या जो है किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो 34 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। तो देखिए 34 का होगा डी ऑप्शन। तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब एफ और सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर है कि कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो 35 का होगा बी ऑप्शन, वर्तिका। ठीक है, तो वर्तिका जो है पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी जो है अबाध पहुंच होती है क्या कहलाते हैं? तो 36 का देखिए 36 का हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। तो वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी आबादी पहुंच होती है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? 37 का सी ऑप्शन। तो देखिए धमनियों की भित्तियाँ मोटी, कोई भी वॉल्व नहीं होता, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है, धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए। कहता पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो 38 का सी ऑप्शन, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। ठीक है, तो पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पौधों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन, अमीनो अम्ल और जो हार्मोन ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पौधों में विसरण के महत्व है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण विसरण द्वारा होता है और खनिज लवणों के आयनों का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प अंतरकोशिकीय स्थानों से रंध्रों द्वारा वातावरण में विसरण द्वारा ही निर्मुक्त होता है। नेक्स्ट कहा था भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जो है जीता है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 29। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में कुल 29 पदक जीता है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, ठीक है, 9 रजत, ठीक है, 9 रजत और 13 जो है कांस्य जीता है। ठीक है, 13 क्या जीता है? तो कांस्य जीता है। तो याद रखना है भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में कुल 29 पदक जीता है और भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में चीन जो है 220 यानी 94 स्वर्ण, ठीक है, 76 रजत और 50 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा है।
40 नंबर देखिए, कहता भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो 40 का ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्बाध सुविधा वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बनेगा। भारत में पहली बार स्थापित की जाने वाली यह सुविधा जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करेगी। यह किसानों को सशक्त बनाएगी तथा रोजगार के अवसर और निर्यात जो है क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर है कि भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के लिए दौरान नासा के जो है साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? तो ए ऑप्शन आरोह बरजात्या। तो देखिए भारतीय मूल के शोधकर्ता आरोह बरजात्या ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के जो साउंडिंग रॉकेट जो है मिशन का नेतृत्व किया है। जनवरी 2023 में AC चरनिया को नासा का नया मुख्य जो प्रौद्योगिकीविद जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, AC चरनिया को। हाल ही में डॉक्टर गगनदीप कांग को प्रतिष्ठित जॉन डार्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। फिर है कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी। तो देखिए भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और VR चौधरी भारत के वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष हैं। VR चौधरी। नेक्स्ट, फिर है भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध बिहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में जो विश्व शांति युद्ध बिहार का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 44 का ए, नाइजीरिया। 44 का ए। तो देखिए मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। इस टीके का नाम जो है MEN5CV है। मेनिनजाइटिस को ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। इस बीमारी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षात्मक जो है झिल्ली में सृजन हो जाती है। नेक्स्ट है कि अब देखिए अहमद अब्दुल्लाह अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सी ऑप्शन, कुवैत। तो देखिए अहमद अब्दुल्ला अल सबा जो है हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा कुवैत दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक पद पर किसने ग्रहण किया है? 46 का सी ऑप्शन, तो जनरल लघु श्रीनिवासन। तो अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने ग्रहण किया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना 1960 में की गई। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। 47 के 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो 47 का सी, गंगाधर नेहरू। तो 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। दिल्ली के मुख्य प्रशासक को कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, नगर प्रशासक को कोतवाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है दादा गंगाधर नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिश कालीन राजनेता थे। ये पहली बार जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। फिर विजय लक्ष्मी जो है पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में पद पर जो है निर्वाचित होने वाली जो है विश्व की पहली महिला बनी। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी थी। नेक्स्ट, फिर है यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत में विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक जो है केंद्र स्थापित किए थे।
कहता है कि किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी। 48 का ये स्पेन। तो भारत में स्पेन की कंपनी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। भारत में स्पेन की कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। भारत में जिन यूरोपीय देशों की कंपनियों ने जो अपनी जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे उनमें शामिल थे पुर्तगाल, ठीक है, हॉलैंड, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, डेनमार्क। इन कंपनियों के व्यापारिक केंद्र मुख्यतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में है। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट कंपनी को चार्टर प्रदान करते समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और इसके फलस्वरूप कंपनी को पूर्व व्यापार करने का प्रारंभ जो है 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हैं। भारत में सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कंपनी जो है पुर्तगाली है। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम कारखाना को चीन में 1503 में स्थापित किया था। फिर है डच भारत आने वाली दूसरी जो है यूरोपीय कंपनी है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया गया। भारत में जो प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित कारखाना जो है सूरत में था। नेक्स्ट फिर है कि किन काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन जो है क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। क्रांतिकारियों द्वारा धन एकत्रित करने के उद्देश्य से लखनऊ जो है सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 9 अगस्त 1925 को डकैती डालकर जो है सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ठीक है, इसके पश्चात 29 लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई, जिसमें भी राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद और रोशन लाल जो है ये नैनी इलाहाबाद तथा राजेंद्र लाहरी ये गोंड से शामिल थे। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट फिर है कि कौन लंदन में प्रशिक्षित जो है गुजराती मूल के वकील था। तो 50 का सी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में प्रशिक्षित जो है गुजराती मूल के वकील था। ठीक है, उदारवादियों का जो समूह में गांधी जी के जो मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख जो है मुस्लिम लीग का नेता था, जो आगे चलकर पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है ये 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। मोहम्मद अली को कायदे आजम और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जो सहमत नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग पेश किया था। ठीक है, मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक के रूप में जो है मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है। उन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाली चौधरी जो है रहमत अली नामक जो है मुस्लिम छात्र के द्वारा पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को जो है मिलाकर पाकिस्तान को शब्द को गढ़ा गया। ठीक है, मुस्लिम अली जिन्ना की अध्यक्षता में मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव जो औपचारिक रूप से पारित किया गया। 12 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, 23 मार्च 1943 को। फिर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम देश की मांग में जो है तेजी लाने हेतु सांप्रदायिक दंगा करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पाकिस्तान को जो है आज़ाद देश दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान में वर्तमान संविधान 1973 में लागू किया गया। फिर है कि इस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने
जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस जो है कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र जो है समाधान समाजवाद है? तो सी ऑप्शन, यानी वर्ष 1936 लखनऊ अधिवेशन। तो 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा स्वयं को किसान तथा मजदूर वर्गों के सन्निकट स्थापित करे। पंडित नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का ये सबसे बेहतर उपाय है। ठीक है, एक फिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं समाजवादी हूँ। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया। फिर है कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए कि साथ ही उन्होंने कहा था कि विश्व और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। क्वेश्चन में देखिए 52 है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? सी ऑप्शन, जेम्स रेनेल को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और जेम्स रेनेल जो है भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे और इन्हें इस वर्चस्व प्रक्रिया के दौरान भारतीय नक्शे को तैयार करना दिलचस्प लगा। ठीक है, जेम्स रेनेल एक जो है भूगोलविद, इतिहासकार और समुद्र शास्त्री थे। ठीक है, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन 1767 में किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजी कंपनी की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? 53 का सी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। फिर है कि प्रस्ताव किया। फिर है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर रैंक में जो है हुई। इसकी अध्यक्षता जो अबुल कलाम आज़ाद ने की। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस सर्वसम्मति से 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिए। फिर है गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, अहमदाबाद नगर में दुर्ग में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान से अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। ठीक है, उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1992 को जय प्रकाश नारायण हजीराबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर है कि इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए ऑप्शन, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है जेम्स डेविड शिप्टन थे। आज़ादी से पहले 1936 से 1937 तक बिहार का राज्यपाल रहा है। ठीक है, सर जेम्स शिप्टन जो है 1936 से 1937। उसके बाद है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 1937 से 1938। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवार्ट ये 1938 से 1938 तक ही रहा। सर मॉरिस जो है गार्नियर हेले 1938 से 1939। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट ये 1939 से 1943 तक। ठीक, उसके बाद देखें जयराम दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के प्रमुख अपने पद पर गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है भारत की जो भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? ए ऑप्शन 7। तो भारत की भू सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीप सहित जो है देश की कुल तटीय की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के पूर्व में इंडोचीन महाद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक जो है क्रीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। 56 नंबर देखिए। फिर है कि भारत में विमानन उद्योग का आरंभ खाली स्थान में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुई थी। तो देखिए 56 का होगा सी ऑप्शन, 1932। तो भारत में विमान उद्योग का आरंभ 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुई थी। 29 जुलाई 1946 को यह एयर इंडिया के नाम से जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ। पहली बार इलाहाबाद के नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की दूरी हेतु जो वायु डाक प्रचलन संपन्न हुई। इंडिया एयरलाइंस की स्थापना एयर निगम अधिनियम 1953 द्वारा की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना 1985 में किया गया। भारतीय जो है विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 57 का एक, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। तो गोदावरी नदी के संबंध में घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, कथन गलत है। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदियों में जो पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती, सबरी आदि शामिल है। गोदावरी 1465 किलोमीटर नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो है नदी है, जिसका अपवाह तंत्र बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के तेमुकम नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी को आकाश एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण दक्षिणी गंगा का जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ठीक है, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 58 देखिए। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो है एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? 58 का होगा सी ऑप्शन, लोनार झील। तो देखिए लोनार झील भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के जो बुलढाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। अफ्रीका का विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील तथा भारत का लोनार झील क्रेटर झील के अंतर्गत है। फिर है कि लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसमें जो किबू लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बुलर झील कश्मीर राज्य में स्थित है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित यह एक लैगून झील है। नेक्स्ट देखिए, कहता भारतीय उपमहाद्वीप और सामान्यतः इनमें से किस जो है प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? 59 का होगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। भारत में होने वाली जो मानसूनी वर्षा मौसमी होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के जो है प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचती है। सर्वप्रथम जो है मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर रहती है। ठीक है, भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वायुमंडलीय जो है परिसंचरण में परिवर्तन से है। नेक्स्ट सर, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम
ओजोन का स्तर कम होना जो है कब से शुरू हुआ? तो देखिए 60 का ए ऑप्शन 1980। तो वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना 1980 से शुरू हुआ। 1970 के दशक के अंत में ओजोन स्तर वैश्विक स्तर पर लगभग 4% के औसत से कम हो गया है। ठीक है। ओजोन एक विशिष्ट जो है तीखी गंध वाली हल्की गैस है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस सीएफसी जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। फिर है कि ओजोन परत में क्षरण सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन की उपस्थिति 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 61 है कि पहला जो भारतीय रिजर्व वन जो निम्न में से कौन सा है? 61 का ए ऑप्शन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन अधिनियम जो 1927 के जो अंतर्गत जो है सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के जो है होशंगाबाद जिले में सतपुरा की सीमा पर स्थित है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है भूरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य में से घिरी हुई है। ठीक है। आरक्षित रिजर्व वन सबसे अधिक जो है प्रतिबंधित वन है। ठीक है। किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को जो कि सरकार की संपत्ति है, ठीक है, पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन गठित किया जाता है। फिर आरक्षित वन की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर कहा था कि बिहार के किस जिले को जो है सिल्की सिटी के नाम से भी जाना जाता है? 62 का होगा सी भागलपुर। तो देखिए बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर में रेशम उद्योग एवं जो है सिल्क टेक्सटाइल संस्था स्थित है। ठीक है। गया में फुलवारी साड़ी। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जूट उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान भारत में द्वितीय है। ठीक है। और होशियारी उद्योग का विकास पटना, भागलपुर, मधुबनी तथा मुंगेर में हुआ है। बिहार में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, ठीक है, सिल्क वस्त्र, खादी, ऊनी, ठीक है, वस्त्र सम्मिलित है। उसके बाद देखिए 63 नंबर एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम के समान रूप से 10 बच्चों में एक शंक्वाकार बर्तन में जिसका तल जो है अर्धगोलाकार है बांटना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए निकाल लेंगे आपको आइसक्रीम बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का जो आयतन होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच यानी 540 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बच्चे को दिया गया आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? 540 पाई या बट्टा में कितना होगा? 10 बच्चों के बीच, तो ये हो जाएगा कितना? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 54 निकल गया। अब देखिए शंकु की जो है त्रिज्या है आर और ऊंचाई है 4r। ठीक है। ऊंचाई है 4r तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई आर क्यू, 2 पाई आर क्यू। तो 2 पाई आर क्यू ये बराबर होगा आपको 2 पाई आर क्यू ये बराबर किसके होगा? तो देखिए 2 पाई आर क्यू जो होगा 2 पाई आर क्यू ये बराबर होगा 54 पाई के। 54 पाई के यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 3। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट फिर देखिए इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 कॉस ए प्लस इस 41 को नीचे लाएंगे तो 9/41 कॉस ए, ठीक है, प्लस हो जाएगा 40/41 साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है और चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। ठीक है। कितना होता है? 1। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या होगा? तो साइन ए बराबर होगा 40/41 और कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉस ए बराबर हो जाएगा 9/41। तो टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है। तो टेन ए बराबर साइन ए बट्टा यानी 40/41 इंटू में 41/9 ये हो जाएगा 40/9 यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 है कि एक निश्चित धनराशि पर इतना प्रतिवार्षिक दर से इतना वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया है। ठीक है। तो साधारण ब्याज इतना प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में देय मिश्र धन क्या होगा? तो 65 का देखिए तो मूलधन निकाल लीजिए। तो मूलधन होगा ब्याज गुने 100 बट्टा में दर गुने समय 22/5। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8500। ठीक है। तो मिश्रधन बड़ा होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन इतना है फिर ब्याज निकालना होगा तो 8500 गुने 15/2 गुने 8.4 बट्टा में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा इसका मान आ जाएगा 5355। इन दोनों को जोड़िएगा। ठीक है।
क्योंकि ये है आपको ये जो है मूलधन है और ये है मिश्रधन। ये आ जाएगा कितना 1/38। ठीक है, ये आ जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनके आयु का योगफल इतना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो कहता है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की वर्तमान आयु के, तो ये है अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की वर्तमान आयु के, उसके चाचा की वर्तमान आयु के 1/3 है। ठीक है, यानी C/A क्या होगा, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक, 3:1। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना है, 5 वर्ष बाद। तो इसमें से 10 घटा दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद है तो ये होगा 6, 8 में से गया कितना 7। ठीक है, 76। तो ये हो जाएगा, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 76। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। तो आपको यहाँ का था अरुण की आयु कितना है, तो अरुण की जो है आयु हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कितना 19 वर्ष, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर 67 है कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोनों का अनुपात इस तरह दे दिया गया, इस बहुभुज में सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 8 बहुभुज के अंतः कोनों का योग होता है n-2 गुने 180। ठीक है, तो बहुभुज के अंतः कोनों का योग n-2 गुने 180, यानी 6 कितना होगा 8-2 6 गुने 180, यानी कितना 8 ठीक है 280। तो यहाँ से निकाल लीजिए 280। तो सबसे बड़ा कौन है 15, तो 15 बटा टोटल का जोड़ कितना होगा 60 हो जाएगा, गुना 200 गुना 280 कीजिए, ये निकल जाएगा 270, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है 68 को। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 बराबर 2x - 1, तो x बराबर आ जाएगा -1, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। 69 में यदि देखें तो कहता है कि PQR त्रिभुज है। ठीक है, PQR जो है त्रिभुज है, यहाँ पे है आपको A और B। ठीक है, APB और PQR का क्षेत्रफल दे दिया गया है 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो त्रिभुज जो है PQR और समरूप त्रिभुज PAB ये समरूप है, तो PQ बट्टा PA का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ बट्टा PA का होल स्क्वायर बराबर होगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये कितना है 2 बटा त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 1। ठीक है, तो यहाँ पे PQ बट्टा PQ बट्टा AQ निकल जाएगा, PQ बट्टा AQ जो निकल जाएगा या फिर PA जो है कितना है, तो ये हो जाएगा √2/1, स्क्वायर हटाइएगा तो। ठीक है, √2/1। तो यहाँ से PQ बट्टा में AQ निकल जाएगा, PQ बट्टा में PQ माइनस में PA, यानी √2 बट्टा में √2 - 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जब एक साइकिल की कीमत 20% कम की जाती है तब बिक्री 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 20% कम की जाती है 20% बढ़ जाती है, तो 20 गुने 20 ठीक है बट्टा में 100 करिएगा, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4% की कमी हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।